सबसे पहले आपको बताएंगे, सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नैब तरमीमी बिल में सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेट की कार्रवाई का अहवाल क्या है नौशीन आपके पास? बिल्कुल, आज सेनेट में नैब तरमीमी बिल जो है शहादत अवान जो कि वज़ीर मुमलकत कानून इंसाफ है उन्होंने पेश किया और उन्होंने फौरी मंजूरी के लिए पेश किया, जिसकी अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत की गई। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी कहा कि पहले बिल को कायमा कमेटी की सुपुर्द किया जाए, लेकिन जब ऐवान में तहरीक पेश की गई तो ऐवान ने तहरीक जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली। और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये नैब का जो बिल है ये कानून को सिफर बनाने के लिए हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। कौमी असम्बली तो रबड़ स्टैम्प बन चुकी है और हम इस मुजरिमाना इक़दाम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी कहा कि हमें इतनी जल्दबाजी में कानून साजी नहीं की जानी चाहिए, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। मुल्क में पहले ही करप्ट माफिया है जिसने दौलत जो है मुल्क से बाहर जो है मुंतकिल की हुई है। पाकिस्तान में करप्शन और हमारी जो खुद है हमारी खुदमुख्तारी के लिए बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि इस बिल में एमनेस्टी से जो फायदा उठाएगा उसे नैब कुछ नहीं कहेगा। इसके जरिए आप चोरों को दरवाजा दे रहे हैं कि वो अपनी ब्लैक मनी को सफेद कर सके। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो 50 करोड़ तक चोरी करेगा उसे नैब हाथ नहीं लगा सकेगा। जिसके बाद जब नैब तरमीमी बिल मंजूर हुआ तो अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने आके एहतजाज किया, जिसके बाद वो ऐवान से वॉकआउट कर गई। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ इस तफसील के लिए। और अभी आपको बताएं कि ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत 220 रुपये है। ओपन मार्केट में डॉलर के आगाज से अब तक डॉलर की कीमत में 9 रुपये की कमी हो चुकी है। इसी पर मजीद हम बात करेंगे। फॉरेक्स डीलर मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक बोस्तान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर कितने में फरोख्त हो रहा है और आइंदा दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कितनी कमी का इम्कान है? ये देखो, डॉलर का ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मुहर्रम का और अगस्त का महीना बड़ा मुबारक साबित हो गया। डॉलर रेट 250 से कम हो गए, 220 पे आ गए और 230 में भी अब खरीदने वाला कोई नहीं है, बेचने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। और इसी तरह ये इंटर बैंक मजीद गिरता है और IMF की किस्त रिलीज हो जाती है डॉलर में समझता हूँ 210 के बाद 280 भी नीचे जा सकता है, क्योंकि आपने ये देखो 180 से बढ़ के ये 250 तक गया था। ये ज़िमनी इलेक्शन में जो कि अपसेट हुआ था और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जो बड़ी वजह थी वो IMF की थी। कमर बाजवा साहब ने जो अपील की है वो अपील घर साबित हुई और अल्लाह का शुक्र है IMF के ऑफिशियल ने कहा है कि IMF के ऑफिशियल ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी तमाम शराइत पूरी कर दी है। तो उम्मीद हो चली है कि 26 अगस्त को पाकिस्तान को ये किस्त मिल जाती है तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिरेगा। अच्छा मुस्तान साहब, ये भी बताइए कि फॉरेक्स डीलर्स की स्टेट बैंक के हुकाम से भी मुलाकात हुई है, इससे मुताल्लिक आप क्या बता सकते हैं? देखो, उसकी यही थी जो पिछले कल जो आया था वो क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ एक्सचेंज कंपनी पे और बैंकों का उन्होंने सरप्राइज चेकिंग की थी। जो रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था उसको चीज़ को वॉच कर रहे थे। उसी चीज़ में उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को जो है हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि कुछ बैंकों ने 10-15 रुपये का मार्जिन रखा है। इस तरह कुछ एक्सचेंज कंपनियों ने भी 1% अलो होता है। तो इस चीज़ को हमने कहा जी हम बिल्कुल स्टेट बैंक के साथ और इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो भी अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो हम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। मुल्क पहले, बाकी चीज़ें सारी बाद में। शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के फौरी बाद ही वापस लिया गया। रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला किया गया है। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस वापस लेने पर फवाद चौधरी ने कहा कि रेफरेंस को रोका है, मजीद शवाहिद के साथ हम इसको दोबारा रेफरेंस दायर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जिम्मेदारियां पूरी न करने पर ओहदे से हटा दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का तस्करा करते हुए इल्जाम लगाया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हुक्मरान इत्तेहाद की मुआवनत की। PGM के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात करके ममनुआ
फंडिंग का फैसला जल्द अज जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला और मुलाकात के चंद ही रोज बाद ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि ईवीएम की मुखालफत करके भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीएम का साथ दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई के साथ रवैया तज़हीक आमेज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक 125 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। रेफरेंस में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक की मुखालफत करके भी पीटीएम के मौकिफ की हिमायत की। पंजाब और केपी असम्बली में इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदादें भी मंजूर हो चुकी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ज़राए का बताना है कि वज़ारत क़ानून की वफाकी काबीना को इलेक्शन कमीशन के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से बाहर भेज दिया गया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर, क्या तफसीलात मिली हैं इजलास से मुतालिक? जी, आज काबीना का एक गैर मामूली जो इजलास था वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो मुनक्किद हुआ और इसमें इंतहाई अहम नोयत के फैसले भी जो है वो लिए गए हैं। काबीना के इजलास की अहम बात ये थी कि जब पीटीआई फॉरेन फंडिंग के मामले पर वज़ारत कानून की जानिब से ब्रीफिंग दी जाने लगी तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको जो है काबीना के इजलास से बाहर भेज दिया गया। आज काबीना के इजलास में जो अहम मामला था वो इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने की जो मंजूरी थी वो भी काबीना से लेनी थी, ताहम ये ब्रीफिंग उससे पहले दी जा रही थी। इसके अलावा आज काबीना का जो एजेंडा था वो भी बड़ा अहम था और पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली के लिए आलमी मुआवनत की जो समरी है वो भी काबीना के ज़ेर बहस आई। इसके अलावा तरक्याती स्कीमों पर काम के आगाज से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई और योम आज़ादी के मौका पर कैदियों की सजाओं में कमी के हवाले से भी एक अहम समरी जो थी वो काबीना के एजेंडे के अंदर मौजूद थी। काबीना का इजलास जो है इसके हवाले से अब से कुछ देर बाद ही जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि इन अहम मामलात पर क्या फैसले जो हैं वो लिए गए। काबीना इजलास का हवाला दे रहे थे आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। इस बारे में एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर बलोचिस्तान केपी के ओहदेदारान का लाहौर इजलास से ऐलान लातालुकी इसमें किया गया। इजलास में कामिल अली आगा और लाहौर इजलास में शरीक अफराद को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, मुस्लिम लीग काफ के इजलास का अहवाल क्या है आपके पास? जी, जैसा कि आपने कहा, आज मुस्लिम लीग काफ की मजलिस आमला का इजलास उनकी रहायशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर में जो एक इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने शदीद अल्फाज मजम्मत की, खास तौर पर जो चौधरी शुजात की सेहत के बारे में बात की गई थी। इसमें एक कामिल आगा ने एक बात में ब्रीफिंग की थी, उस पर कई ऐसे अफराद को शो का नोटिस जारी किए जाएंगे जिन्होंने लाहौर के इजलास में शिरकत की थी। खासी जो तारिक बशीर चीमा दूसरे पार्टी के अरकान ने उन्होंने इस इजलास में शिरकत मुतफ़क़ा करारदाद के जरिए कहा कि वो चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, उनकी सेहत के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहे गए हैं, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब की तंजीम के गैर कानूनी इक़दाम को चैलेंज करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। एक करारदाद में कहा कि पंजाब की तंजीम 10 अगस्त को इजलास बुलाने की मजाज नहीं, गैर कानूनी इजलास में शिरकत करने वालों की पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस का रिस्क अलाउंस बहाल करने और 18 साल की तमाम बकाया रकम अदा करने का ऐलान कर दिया। पंजाब काबीना में काफ लीग का कोई वजीर न बनाने से मुतालिक सवाल पर परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें वज़ीर आला बना दिया, ये काफ़ी है। हमारे लोगों को 20-20 करोड़ की पेशकश हुई थी, लेकिन अब पीटीआई में बिकाऊ माल खत्म हो गया है। ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की पुलिस लाइन लाहौर में यादगार शोधा पर हाजिरी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए 18 साल कबल उन्होंने रिस्क अलाउंस का ऐलान किया था, जिसे शहबाज शरीफ ने बंद करा दिया। वो इसे बहाल करते हैं और तब से अब तक की रकम भी देंगे। मैंने शोधा के जो अलाउंस हैं उनको सिर्फ डबल नहीं किया, उनको 4 गुना मिलेगा इंशाल्लाह, और जो पिछले उनके पैसे रह गए हैं वो भी उनको मिलेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर पुलिस वर्दी में तब्दीली का अंदिया दे दिया। कहते हैं मुश्ताक सुखेरा ने मियां मंशा से मिलकर पुलिस को डाकिया वाली वर्दी पहना दी थी। सुखेरा साहब ने जो बेड़ा गर्क की है पुलिस का और जो वर्दी बेची है
मंशे के साथ मिल के वो सारा काम मुझे पता है। इंशाल्लाह करेंगे वर्दी। नहीं, वो फैसला ऐसी वर्दी होगी कि आपको भी खौफ आएगा। एक सहाफ़ी ने पंजाब काबीना में काफ लीग का कोई वजीर ना बनाने से मुतालिक सवाल किया तो परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान ने उन्हें वज़ीर आला बना दिया, ये काफ़ी है। उनके लोगों को 20 करोड़ की ऑफर हुई, लेकिन अब PTI में बिकाऊ माल खत्म हो गया है। कोई शेयर नहीं मिला, आपके जो 10 सरकार है वो पुलिस ने यार मेरी बात सुन ना, मेरी बात सुन, एक बात सुन ले। इमरान खान साहब ने मुझे चीफ मिनिस्ट्री दी है, काफ़ी है। और हमारे जो लोग हैं ना, कह रहा था कोई मीडिया में चल रहा था जी कि शायद वो कोई 20 करोड़ ऑफर हो रहा है। हमारे अब PTI में बिकाऊ माल खत्म हो गया है। वज़ीर आला ने शोधा की फैमिली से मुलाकात भी की, जिसमें बच्चे वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। सैलाब ज़दगान से क़िला सैफुल्लाह में मुलाकात के दौरान एक बच्चे ने मांगा तो फ़कत आला तालीम का मौका। कौन है ये बच्चा और इसके प्लान क्या हैं, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। इकराम, जब आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, इस दौरान क्या बात हुई आपकी उनके साथ? जब मेरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो मैंने सिर्फ उसे कहा कि मुझे आला एजुकेशन चाहिए और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला एजुकेशन हासिल करूँ ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूँ। आप आला तालीम हासिल करके क्या बनने का आपका इरादा है? हाँ, जब मैं आला तालीम हासिल करूँ तो मैं CSS क्लियर करूँगा और CSS के बाद इंशाल्लाह ताला मैं सेक्रेटरी बनूँगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के बाद जब आप कोयटा यहाँ पे आपके किन आला हुकाम से मुलाकात हुई, उन्होंने आपके आला तालीम के हवाले से क्या यकीन दहानी कराई? जब मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई तो मैं उसके दूसरे ही दिन में कोयटा पहुंचा तो इधर मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आप कॉलेजेस के नाम बताए, हम फिर कंट्री बंद कर देंगे, जहाँ पे भी आपका दाखिला मुमकिन हो सके हम उधर आपका दाखिला करवाएंगे। पर मैंने कॉलेजेस के नाम बताए थे, एक एडिसन कॉलेज लाहौर था और दूसरा चौथा चांदबाग कॉलेज था, वो भी लाहौर में है। ये कॉलेजेस के नाम मैंने बताए थे तो उसने आज एक इंदियानी भी इधर आई, इंशाल्लाह ताला आपका काम होगा और आज कल इंशाल्लाह ताला समरी भी देगा कि इसका कुल एक्सपेंडिचर कितना आता है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब और ख़ासकर चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं उसका बहुत ही दिली से शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उसने मुझे आला तालीम करने की मौके फ़राहम कर दिए। और मेरा एक ये दिली ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द मेरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो जाए, जल्द अज जल्द मुझे कॉलेज में दाखिला दिया जाए। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब से। कराची में पुलिस ऑफिसर का इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अदालती हुक्म पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। फिरोजाबाद इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर इख्तियार को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मज़ीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या मामला है ये और किस तरह के इख्तियारात से इसने तजावुज़ किया? कराची में पुलिस अफसर का इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अदालती हुक्म पर मुलाजमत से उसे फारिग कर दिया गया है। फिरोजाबाद इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर हैं इख्तियार, जिन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया था, इसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इस पुलिस अफसर पर इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कराची में पुलिस ऑफिसर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अदालती हुक्म पर मुलाजमत से पुलिस ऑफिसर को फारिग कर दिया गया। फिरोजाबाद इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर हैं इख्तियार, जिनको नौकरी से बरतरफ किया गया है। सब इंस्पेक्टर इख्तियार के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं कराची में पुलिस अफसर का इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल, अदालती हुक्म पर इसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। फिरोजाबाद इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर इख्तियार बिल्लू को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इख्तियार के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। इस पुलिस अफसर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम था, अदालती हुक्म पर उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। फिरोजाबाद इन्वेस्टिगेशन का सब इंस्पेक्टर है इख्तियार, जिसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इख्तियार के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। इससे मुतालिक अपने नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से भी अपडेट लेंगे। इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। सैलाब से जहाँ बहक होने वाले अफराद पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब का आबी रेला आया है उसके अंदर जितने भी लोग जहाँ बहक हुए हैं और उस दिन जो अदनाक अफसोसनाक वाक़या हेलीकॉप्टर का हुआ
जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए, अफसरान शहीद हुए जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए सैलाब ज़दगान इलाकों में मॉनिटरिंग मिशन के ऊपर थे, जो वहाँ की रिलीफ़ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ की रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ की रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करते हुए, तो उसके लिए खसूसी दुआ की गई और उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। दूसरे एजेंडा के ऊपर काबीना ने यूनानिमसली जो वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनको हज के बेहतरीन इंतज़ामात के ऊपर बहुत अप्रीशिएट किया गया और उनकी वहाँ जितने इंतज़ामात थे उनके ऊपर जो पब्लिक की भी राय आई है उसके मुताबिक उनको अप्रीशिएट किया गया। इसके अलावा काबीना में जो री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसके जो CEO की तैनाती हुई और जिसमें 3 अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल आया, जिसमें से काबीना ने फरमानुल्लाह को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की मंजूरी दे दी है। उसके साथ साथ जो काबीना में बहुत तफसीली जो NDMA की PDMA की जो रिपोर्ट्स हैं, और आपको पता है कि किस तरह वज़ीर आज़म साहब ख़ुद इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां सैलाब से तबाही आई है, लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनकी रिलीफ़ की रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ को ख़ुद मॉनिटर किया जा रहा है। और जाके आपने देखा कि जब वो बलूचिस्तान में गए और वहाँ भी जो जहाँ जहाँ रिलीफ़ के नहीं पहुँची थी चीज़ें, जहाँ जहाँ कोताहियाँ थीं, जहाँ जहाँ मॉनिटरिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें नज़र आईं, उनका फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया गया। और ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, आज भी वो टांग के इलाके डेरा इस्माइल खान गए हुए थे, उसके बाद टांग गए और फिर डेरा इस्माइल के इलाके रमक में हम लोग गए, मैं उनके हमरा थी, वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। और एक ही बात पर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वफाक जहाँ जहाँ भी अपना किरदार है उसको अदा करेगी और वहाँ की सूबाई इंतज़ामिया को भी ये हदायत जारी की कि फ़ौरी तौर के ऊपर जो रिहेबिलिटेशन रिलीफ़ के चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाई जाएँ। और इसके साथ साथ ये भी हदायत की कि जहाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं वहाँ अहल खाना को 10 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए जा रहे हैं और फ़ौरी तौर पर इसको कंप्लीट करने की ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं। इसके साथ साथ जो तबाहशुदा घरों की तामीर के हवाले से जो कच्चे और पक्के घर हैं उनके अंदर तफरीक ख़त्म करके 5 लाख रुपया फ़ौरी तौर पर अदा करने का कहा गया। और ये वफाक की सतह के ऊपर अपना हिस्सा है। जहाँ बहक होने वालों के लिए कोई कीमत नहीं होती, ये सिर्फ़ एक दिल के अंदर एक तसल्ली होती है कि उन तक ये पैसे पहुँच गए हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि एक मुश्तरका सर्वे कराया जाए जिसके अंदर ये जो डैमेजेस हैं घरों के जहाँ बहक होने वालों के, उसका फ़ौरी तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से एक मुफस्सल सिस्टम हो और लोगों को रिहेबिलिटेशन के जो पैसे हैं और जहाँ बहक होने वालों को पैसे जो हैं वो मिल सकें। इसके साथ साथ जो NDMA है उनके तमाम जो इंतज़ामात हैं, जो उनके कार्रवाइयाँ हैं, जो PDMAs हैं, उनको भी सराहा गया। और अफवाज पाकिस्तान के जो वर्किंग रिलेशनशिप सिविलियन अदारों के साथ हैं उनको भी सराहाया गया। और इसके साथ साथ ये भी तखमीना लगाने के लिए NDMA को खसूसी तौर पर सूबाई हुकूमतों के साथ एक मुश्तरका, जो मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितनी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए फ़ौरन हदायत जारी कर दी और इस प्रोसेस को जल्दी मुकम्मल करने की भी काबीना की तरफ से हदायत जारी हुई है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी है कि फ़ौरी तौर पर जब ये सर्वे मुकम्मल हो और जहाँ जहाँ से ये सर्वे मुकम्मल होता है फ़ौरी तौर पे अदायगियों का जो सिलसिला है उसको जारी कर दिया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके के ज़रिए। और इसमें काबीना के दूसरे मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया है। और जो बहाली है, तामीर नौ है और जहाँ बहक होने वालों के जो पैसे हैं उनको फ़ौरी तौर पर देने की हदायत की गई है। और एक और चीज़ के काबीना में जो वज़ारत इक़्तिसादी अमूर की हदायत की है, उनको हदायत की है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो बैनुल अक़वामी डोनर एजेंसीज़ हैं उनको भी ये कहा जाए कि जो खाली डिज़ास्टर जो रिस्क मैनेजमेंट है या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिलीफ़ है, जो रिहेबिलिटेशन है, उसमें अपना किरदार। और ये तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज़ को जो इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न है वो और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको इकट्ठे इस तामीर नौ और बहाली में अपने वसाइल और अपना हिस्सा डालने के लिए एक हदायत जारी की। और वो जल्द ही इसका इजलास जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं जो रिहेबिलिटेशन में एक्सपर्टीज़ भी रखती हैं उनको
इनवाइट करने को लिए कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी एक बात आई और बहुत इसमें ज़ोर दिया गया कि जितने भी मुल्क के अंदर NDMAs हैं, वजारत इक्तिसादी अमूर है जिसको इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न कहते हैं, जहाँ इंटरनेशनल NGOs हैं, मकामी NGOs हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं और वो तमाम लोग जो मुखिर हजरात हैं जो मुल्क के अंदर इस वक्त जो सैलाब से आया हुआ एक सूरत हाल है उसमें अपना अपना हिस्सा डालने की अपील है। जो लोग अपना हिस्सा डाल सकते हैं, मैं खुद वहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि ये ऐसी अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त मानसून आई है और उसका जो लेवल है वो भी मुल्क की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ इसमें। और वो लोग जो जिस हालत में वहाँ हैं, एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन तो कभी भी नहीं हो सकती इस तरह की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, और ये पूरे ख़ित्ते में है। लेकिन जहाँ जहाँ हम सब पाकिस्तानी बहन भाई मुखय्यर हजरात, साहिब हैसियत हजरात इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मदद भी होगी और इसाले सवाब भी होगा। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और डेनमार्क की हुकूमतों के दरमियान फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की मंजूरी दी गई है। इस मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात और इसके ऊपर एक नए बाब का आगाज़ होगा और इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के ऊपर ले जाने की हदायत दी गई है। इसी तरह जो इस मुआहदे के दीगर फ़वाइद में सूद से पाक कर्ज़ा, 35% सब्सिडी और डेनिश टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में मुंतकिली भी शामिल है। ये बड़ा एक स्टेप है। इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला में वफाकी काबीना, ये बहुत ही एक अहम एजेंडा पॉइंट डिस्कस हुआ कि वज़ारत दाखिला ने जो वफाकी काबीना की यौम आज़ादी के हवाले से कैदियों की सज़ाओं में जो कमी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशन पेश की और इसके मुताबिक काबीना ने तफसीली गौर व गौस के बाद 75वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से कैदियों की सज़ाओं के हवाले से दोबारा समरी पेश करने को कहा और उसमें इस सिलसिले से मुतल्लिका कवानीन की रोशनी में उन कवानीन का जायज़ा लेने के बाद बुज़ुर्ग, ख़वातीन और बच्चों और वो तमाम कैदी जो अपनी सज़ा का 2/3 हिस्सा काट चुके हैं उनके लिए ख़ुसूसी सज़ाओं में कमी की तजवीज़ जो है वो की जाए और वो अगली काबीना में उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो वज़ारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, वफाकी काबीना ने जो SDGs पायदार तरक्की का प्रोग्राम है उसके अंदर उसके तहत जारी तरक्याती स्कीमें जो हैं उनके हवाले से आगाह किया। काबीना ने इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब को हदायत जारी की कि तरक्याती मंसूबों का असर नौ जायज़ा लिया जाए और इन पर अमल दरामद के लिए वसाइल की दस्तयाबी के हवाले से काबीना को अगली मीटिंग में आगाह किया जाए और इसके ऊपर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। उसके बाद ये भी हुआ डिस्कस कि आखिर में जो वफाकी काबीना ने वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत इक़्तिसादी अमूर मियाँ असद हयातुद्दीन की 3 अशरों से ज़ायद मुहीत कौमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जो वो रिटायर होने वाले हैं। जो आखिरी एजेंडा था उसके ऊपर बहुत तफसीली जायज़ा लिया गया। आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है जो 8 साल से ताख़ीर का शिकार था, आखिरकार उसका फ़ैसला दिया है जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत एक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत PPO जिसको बोलते हैं उसमें जो सेक्शन 3 है कि इफ़ द पार्टी रिसीव्स एनी एड financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals, उसके ऊपर और इसी तरह इलेक्शन एक्ट के जो 2017 है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट ये फ़ैसला दिया है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इसका पूरा जो प्रोसेस है कि जब इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी अदारा है जिसमें 8 साल से ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जारी थी और 8 साल के अंदर 51 एडजर्नमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली और ये इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत वक्त जो है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अकबर एस बाबर साहब अपनी पिटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन के अंदर
इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की जो पिटिशन है उसके अगेंस्ट पीटीआई से वो तमाम सबूत मांगे जो वो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किसी किस्म का जवाब 8 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं दिया, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया और उन तमाम रिकॉर्ड को पेश करने के बाद उन्होंने 8 साल बाद एक तफसीली फ़ैसला दिया और उस तफसीली फ़ैसले की जो कानूनी तरीक़ाकार है उसमें जो रिपोर्ट है, जब ऐसा मटीरियल आ जाए जो काफ़ी हो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, तो हुकूमत जो होती है वो आइन और कानून के मुताबिक उस पर एक्ट करने की पाबंद होती है। और इसी सिलसिले में आज लॉ मिनिस्टर ने लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक मुफस्सल ब्रीफिंग दी काबीना को और पूरी जो आइनी और कानूनी पोजीशन है कि कैसे हुकूमत वक्त ने आइन और कानून के मुताबिक वो पाबंद होती है कि इसके ऊपर अपना एक्शन लेना है और एक डिक्लेरेशन देनी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो फ़ैसला है उसमें वाज़िया तौर पर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो फ़ॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है और उसके अंदर उन्होंने तमाम वो मनी ट्रेल्स और तमाम वो फ़ॉरेन नेशनल्स और फ़ॉरेन कंपनीज़ के तहत जो चीज़ें हैं उनको डिक्लेयर करके नोइंगली और विलिंगली जो चेयरमैन थे उस पॉलिटिकल पार्टी के, उनको इमरान खान साहब, उनको ये मालूम था और उनके दस्तखतों के ज़रिए, उनकी एफिडेविट्स के ज़रिए 5 दफ़ा 5 साल में वो एफिडेविट जमा कराया गया जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक जाली था, फॉल्स था और वो जानते बूझते हुए बार बार इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में विलिंगली और नोइंगली का वह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गैर मुल्की इमदाद लेने वाली सियासी जमात करार पाई है और इन तमाम सबूत जो उसमें एविडेंसेस हैं उन तमाम मनी ट्रेल्स के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात की पाबंद है कि एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है और उस फ़ैसले के तहत जो मटीरियल है उस फ़ैसले में वो इसके पे काफ़ी है जो लॉ मिनिस्टर ने और लॉ मिनिस्ट्री ने बताया और उसके अंदर वाज़िया तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि वो एक गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात डिक्लेयर पाई है और उसके मुताबिक ये डिक्लेरेशन असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया गया आज काबीना के अंदर कि इसको फ़ौरी तौर पर तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। इसके साथ साथ 3 दिन की मोहलत दी गई है। अगली काबीना की जो अशूरा के बाद कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें वज़ारत कानून जो है वो तमाम कानूनी और आइनी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए वो डिक्लेरेशन जो है वो काबीना में पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। दूसरा जो इसके अंदर पहलू है वो इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए कि जो फ़ैसला है, और मैं ये भी ज़रूर वाज़िया तौर पर बताती चलूँ क्योंकि इसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो हमारे सियासी हरीफ ज़रूर हैं और ये आप सबको मालूम है, लेकिन इस वक्त सियासी हरीफ का मामला नहीं है, इस वक्त कानून और आइन का मामला है जो आइनी अदारा इलेक्शन कमीशन ने इन 2 मुल्क के अंदर कवानीन जो मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक ये एक्शन गवर्नमेंट ने लेना होता है, वो पाबंद होती है और ये किसी किस्म की और इसके अंदर बात नहीं और इसी पहराए में इसको लिया जाए। दूसरा इसका हिस्सा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक तो जाली एफिडेविट का है जो कि डिक्लेयर करती है और उसके अलावा जो पूरी एक मनी ट्रेल दी गई है वो तमाम कंपनीज़ के नाम, वो तमाम फॉरेन नेशनल्स के नाम वाज़िया तौर पर इस फ़ैसले में दे दिए गए हैं जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग की से इमदाद लेने वाली जमात करार पाई है। दूसरा हिस्सा इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए और 8 की सिर्फ ओनरशिप ली 26 अकाउंट्स में से और 16 अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए, जबकि उसमें से जो अकाउंट्स हैं वो इमरान खान समेत जो उनकी सीनियर
क़यादत है उनके नाम पर खुले और ज़ाती मुलाजमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मुलाजमीन काम करते हैं उनके नाम के ऊपर वो पैसे आते रहे और उन पैसों को डिक्लेयर भी नहीं किया गया। और ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए कि इसके ऊपर इसके साथ साथ जो एक तो ये अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए और फिर आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक जो कि 8 साल की एक मुकम्मल मुफस्सल फ़ैसला है इंक्वायरी के बाद जिसमें 51 एडजर्नमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगी, 9 वकला को तब्दील किया गया और 11 पटिशन्स हाई कोर्ट में की कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा कार नहीं है। तो एक कंप्लीट 8 साल की एविडेंस मौजूद है कि उनको जवाब देने का मौका फराहम किया गया। आज वो जवाब अगर टेलीविज़न्स पर बैठ के दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता कि अगर वो ये जवाब 8 साल में इलेक्शन कमीशन को देते, लेकिन इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब गैर मुल्की इमदाद लेने वाली सियासी जमात डिक्लेयर हो गई है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक। उसने वूटन क्रिकेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केमन, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ई प्लानट ट्रस्टीज़ जो कि रजिस्टर्ड है केमन में, पीटीआई यूएसए एलएलसी, पीटीए यूएसए एलएलसी, पीटीए कनाडा कॉरपोरेशंस, डनपक प्राइवेट लिमिटेड जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर रजिस्टर्ड है। इसके बाद मिस रोमेटा शेट्टी जो कि भारतीय बिज़नेस ख़ातून हैं, उनके इसमें अकाउंट्स में पैसे शामिल हैं। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के एफ़िडेविट, जिस एफ़िडेविट को अगर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्यों पाबंद है हुकूमत इसके ऊपर अपना डिक्लेरेशन देने की आइन और कानून के मुताबिक। उसमें इमरान खान साहब का जो एफ़िडेविट इलेक्शन कमीशन के अंदर आप देते हैं एज पॉलिटिकल पार्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उसमें नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी, number 1. Number 2, statement contains an accurate financial position, and number 3, the information is correct to the best of my knowledge and belief. ये एफ़िडेविट जो है ये इमरान खान साहब ने 5 साल का 5 दफ़ा ये एफ़िडेविट इलेक्शन कमीशन में अपने दस्तखतों के साथ जमा कराया, जिसमें 3 चीज़ें जो बड़े वाज़िया तौर पे उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स prohibited source under the political parties order 2002, statement contains an accurate financial position and information is correct to the best of my knowledge and belief। ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को एफिडेविट देकर जमा कराना पड़ता है जब वो साल का अपना अकाउंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। तो इसके बाद जो मैंने आपको तफसील बताई जिन जिन अकाउंट्स के ज़रिए ये पैसा आया जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया और ज़ाती मुलाजमीन के नाम के ऊपर ये पैसे मंगा कर इसको किया गया, उसके ऊपर काबीना ने ये हदायत जारी की है FIA को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कि इसके अंदर जो कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर एक मुकम्मल गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट, इसके अंदर फेक अकाउंट्स, इसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, और सबसे बड़ी बात कि खैरात के पैसे को मंगाकर पॉलिटिकल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और इन 11 अकाउंट्स जो हैं, जिन 11 अकाउंट्स को और 3 वो अकाउंट्स जो बिल्कुल डिसोन किए गए, 16 अकाउंट्स इनकी अपनी सियासी क़यादत इस्तेमाल करती थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर वो नाम बता दिए गए हैं। इनको तमाम जो मालियाती अदारे हैं, जो तहकीकाती अदारे हैं, उनके साथ मिलकर FIA को ये डायरेक्शन दी गई है आज कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करे। वो तमाम लोग जो इसके अंदर इस जुर्म के अंदर शामिल हैं, इसके अगेंस्ट भी इंक्वायरी आज से शुरू कर दी गई है काबीना के फ़ैसले के मुताबिक। और उसके अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, FIA है, मुल्क के अंदर जितने मालियाती और तहकीकाती अदारे हैं उन तमाम के रेप्स मौजूद होंगे और एक ऐसी इंक्वायरी होगी जो कि तमाम इलेक्शन कमीशन की फ़ैसले के रोशनी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये इसको काबीना ने फ़ैसला किया है कि फ़ौरी तौर पर इसको स्टार्ट करके, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है जो मैं आपको बताती चलूँ, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा
पहली दफ़ा किसी सियासी जमात को फॉरेन एडेड गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार दिया गया है। दूसरी बात, पहली दफ़ा वो एफिडेविट जो कि पार्टी का सरबरा जमा कराता है, जो कि उसने 5 दफ़ा जमा कराया इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने दस्तखत के साथ, वो फॉल्स है, वो जाली है। तो ये जाल साजी का जो एक मुकदमा इन्वेस्टिगेशन है। फिर वो अकाउंट्स जो अपने ज़ाती अकाउंट्स थे वो फॉरेन फंडिंग के मुल्क के अंदर ट्रांजैक्शन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होते रहे। अपनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग बग़ैर किसी डिक्लेरेशन के जो एस्पेक्ट है। फिर इसके साथ साथ जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है कि वो फंड्स जो मुल्क के अंदर आए उसकी जो वो कहाँ कहाँ लगे, ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। और फिर जो मैंने आपको तमाम फ़ॉरेन जो कंपनीज़ हैं उनका भी तफसीली इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक जो मैंने आपको तफसील बताई, तो उसके ऊपर एक फ़ैसला किया गया है कि एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री की उसमें किया जाएगा, करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये आज के काबीना की कार्रवाई थी जो आपके सामने मैंने पेश की बग़ैर किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के। वो इंशाल्लाह मौका रहा तो अगली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, ये हुकूमत थोड़ी सी मुख्तलिफ है इमरान खान साहब की हुकूमत में। ये फ़ैसला अगर किसी और जमात के बारे में उनकी हुकूमत में आया होता तो सब इस वक्त जेल में होते बग़ैर किसी भी कार्रवाई को पूरा। आपको याद होगा कि वज़ीर अनाउंस करता था और अगले दिन सियासी जमात का सरबराह जो होता था वो गिरफ़्तार हो जाता था। तो हमने 2 चीज़ों का आज फ़ैसला दिया है। एक जो डिक्लेरेशन जिसकी हुकूमत पाबंद है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, पार्टी ऑर्डर के कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, उस डिक्लेरेशन का असूली फ़ैसला हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। दूसरा असूली फ़ैसला ये किया गया है कि जितने इसके अंदर क्रिमिनलिटी के अंसर हैं इस फ़ैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के, वो ये कानूनी और आइनी दायरा कार है FIA का। बाकी जो FBR है या स्टेट बैंक है या NAB है उसके मुताबिक इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो आइन और कानून के मुताबिक फॉलो किया जाए। मैडम ये बताइएगा कि एक तो ये कि क्या सिर्फ आज रेफरेंस का फैसला हुआ या कि जो आपके बतौर जो बयान दी जाती है क्या उस पर भी जो आर्टिकल 63 के हवाले से कार्रवाई पर कोई गौर किया गया या कोई फैसला किया गया? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी फैसले की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ रेफरेंस दायर किया, लेकिन उसको बाद में बाद वजूहात की बुनियाद पर विड्रॉ किया गया। लेकिन इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसी फैसले की बुनियाद पर जो है वो रेफरेंस लाया जा रहा है? देखिए, 2 फैसले जो आज काबीना में हुए हैं उनके मुताबिक जो मैंने आपको दोनों फ़ैसले बता दिए हैं। उसके अलावा जो जब वो अगली कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर ज़ाहिर है अगर आपने जाली दस्तावेज़, और ये देखें ये इमरान खान की ज़ात की बात नहीं है, ये इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती वो नहीं है। ये एक सियासी जमात जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर है, उसको करार दिया गया है कि उसने गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग ली है, इमदाद ली है, जिसको नेशनल से भी ली है और कंपनी से भी ली है, मुल्क के अंदर भी कंपनी से ली है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और ये इतना बड़ा जुर्म है। और फिर वो पैसा जब आया उसको डिक्लेयर नहीं किया और अपने ज़ाती जो वहाँ के पार्टी ओहदेदार थे उनके अकाउंट्स के ज़रिए वो पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया गया। 4 मुलाजमीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, जिसने पार्टी के बोर्ड ने ये साइन किया कि इन 4 को अलाउ किया जाए कि अपने ज़ाती अकाउंट्स में वो फ़ॉरेन फंडिंग आने दी जाए, उनके दस्तखत मौजूद हैं। फिर 16 वो अकाउंट्स जिनके ज़रिए ये तमाम फ़ॉरेन फंडिंग आती रही,
मुल्क के अंदर जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी थी उसके तहत एक डिक्लेरेशन है, और उस डिक्लेरेशन के अंदर जो कानूनी और आइनी तरीक़ाकार है वो अगली काबीना में, इसीलिए ये 3 दिन दिए गए हैं वजारत कानून को कि वो जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट जानी है उन तमाम चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए। मैडम 2-3 सवाल। एक तो लोगों को ये ज़रा समझाने की ज़रूरत है ये डिक्लेरेशन किस किस्म का होगा, किस तरह जाएगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह डील करेगी। वज़ीर कानून ने आज कैबिनेट को बताया होगा। दूसरा, आपने कहा SDGs पर आज प्रोग्राम में इस पर ब्रीफिंग दी गई है। ये अरकानी पार्लियामेंट का तरक्याती प्रोग्राम होता है, और लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें PTI ने 75 अरब रुपये अपने अरकान में तकसीम किए, और मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड मैंने देखा है किसी भी अपोजिशन के किसी रुकन की 1 रुपये की भी स्कीम नहीं ली। तो आप भी इतना ही फंड रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, आज को ये तय हुआ इसमें कितना फ़ंड होगा। सेकंड, आपने मजहबी अमूर की बात की है कि हज के इंतजाम पर मुबारकबाद दी, ये बिल्कुल गलत है। नोटिस पे सारी चीज़ें आ गई हैं। सेक्रेटरी हज ने DG हज को शोकॉज नोटिस जारी किया है जिसमें हज इंतजाम की वीडियो भी आई है। लोग जलील हो गए इस दफ़ा, और बहुत बुरे इंतजाम थे, उस पर बाकायदा वो लेटर मीडिया में भी आ चुका है, और ये कार्रवाई करने की हिदायत की गई, एस्टेब्लिशमेंट को लेटर लिया गया। तो किस चीज़ की देखिए तीन सवाल हो गए, सवाल पूरे 3 सवाल आपने किए हैं। एक तो आपने सवाल किया कि डिक्लेरेशन का क्या तरीक़ाकार होगा, वो मैंने वाज़िया तौर पे आपको बताया कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने एक मुफस्सल तफसीली प्रोसेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू कानून और आइन एक ब्रीफिंग दी, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जब ये ऐसी कोई फ़ैसला आता है तो वो एक आइनी अदारे से तो उसकी पाबंद होती है कि वो डिक्लेरेशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाया जाए, क्योंकि फ़ैसले ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर मुल्की इमदाद लेने वाली पार्टी है। अब उसके तमाम जो तकाज़े हैं वो पूरे होकर जो उसकी शक्ल है वो अगली कैबिनेट में पेश होगी, और इंशाअल्लाह ये भी आपको बता दूं कि तमाम लोगों की ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन का हिस्सा होंगी। कोई चीज़ चोर दरवाजे से नहीं भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जैसे काजी फायज़ ईसा का भेजा गया था। ये तमाम क्योंकि ये देखें ये पब्लिक फ़ंड्स हैं, इसमें ये जब आए हैं मुल्क के अंदर ये कहाँ गए, किस पे लगे, और जो आज मुल्क का हालात है ये कहाँ से ताने बाने जुड़ते हैं, इन तमाम की इंक्वायरी होगी। और दूसरी बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पैसे दें खैराती और आप यहाँ इस्तेमाल करें सियासी मकासद के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो FIA में भी इन्वेस्टिगेट होंगी, वो एक एक चीज़ पब्लिक होगी, उसकी सारी चीज़ें मीडिया पे बताई जाएंगी जो इंक्वायरी के अंदर होंगी, जो जिम्मेदारी लगी है। इसी तरह ये डिक्लेरेशन जब आती है काबीना के अंदर अगली मीटिंग में, उसको भी इंशाल्लाह मैं इधर ही बैठ के ब्रीफ भी करूँगी और आप सबको उसकी कॉपी भी दी जाएगी जी। और दूसरा सवाल आपने किया, देखें ये बात मैं आपको सनाउल्लाह साहब ज़रूर बताना चाहती हूँ आपके सवाल के तवस्सुत से लोगों को भी, कि जिस वक्त MNA जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है उसको फ़ंड उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता या उसकी जेब में नहीं जाता। ये उसी तरह PSDP के फ़ंड्स जिस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, जिस तरह ख़र्च किए जाते हैं, इसके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती है जो डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर, UC सतह के ऊपर एक पूरा इसका मैकेनिज़्म मौजूद है और उसी के तहत ये होती है। और अगर कोई MNA चाहता है उसके हल्के में स्कूल बने, सड़कें बने, अस्पताल बने, ये उनकी SDGs क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, जिसके अंदर पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिटीज़, ये सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्यूनाइजेशन, ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो SDGs के अंदर आते हैं। और इसका एक तरीका ट्रांसपेरेंट तरीका होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा अपोजिशन को भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल भी किया जाएगा और जो फंड जो मुख्तस करेंगे इसका बजट, उनको भी इसमें मुशावरत के लिए भी और उनका हिस्सा भी इसमें मौजूद होगा। तीसरा आपने सवाल किया था हज। देखिए हज एक बहुत बड़ा अफेयर होता है, वो किसी भी कोताही के बगैर फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इसके अंदर बहुत मैनेजमेंट होती है, हर स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट होती है, फिर एक दूसरे मुल्क में जाकर इसको फरीज़े को अदा किया जाता है और उसके अंदर बिल्कुल कोताहियाँ भी होती हैं। उसके अंदर आपने ख़ुद कहा कि शो कॉज दिया गया, बड़ा ट्रांसपेरेंट बात है कि जहाँ कोताही उसको अकाउंटेबल आपने ठहराया, जहाँ मसला हुआ उसकी आपने जवाब तलबी की और उस प्रोसेस को आपने ठीक किया। तो ये कभी भी नहीं होता कि किसी शिकायत के बगैर कोई चीज़ हो, इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है और यही मकसद होता है हुकूमत वक्त का कि जो यहाँ के लोग हैं
जब वो वहाँ जाएँ तो उनको मुश्किलात ना हो, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा काम हो। तो उसी रूह से ये काम किया गया और जिस हद तक भी कोशिश की गई उसको सराहा गया। मैडम, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये है कि आज ये बताया गया कि जो मस्जिद नबवी में वाक़या पेश आया था पीटीआई के कारकुनों ने जो बदतमीज़ी की थी आप लोगों के साथ, उसमें कुछ 6 लोगों को सज़ाएँ दे दी आज सऊदी हुकूमत ने, इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगी? और दूसरा ये है कि बाकी काबीना ने क्या कोई, जैसे पहले जजिस के ऊपर अदम इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा था, ये भी कोई डिमांड की जा रही है कि जो डिक्लेरेशन जाएगा उसमें सिंगल बेंच होना चाहिए, 3 रुकनी हो, लार्जर हो, या फुल कोर्ट जो है वो इस डिक्लेरेशन का फैसला करे? पहला सवाल क्या था? हाँ जी, देखें, मस्जिद नबवी में जो भी हुआ उसकी मैं वहाँ मौजूद थी और बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि आप ऐसी जगह पर जहाँ लोग जाने के लिए सारी ज़िंदगियाँ दुआ करते हैं और आप वहाँ गए भी हों और आपका वहाँ जाना और वो सरज़मीन, पाक सरज़मीन ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल हो जो कि बाइस शर्मिंदगी भी हो, बाइस अफसोस भी और बाइस गुनाह भी हो। तो उसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने एक फ़ैसला दिया है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम मेरे ऊपर या शाहज़ैन बुख्ती साहब के ऊपर ये मामला हुआ, मैं वहाँ मौजूद थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आइंदा ये ना हो, क्योंकि सज़ा सिर्फ इसलिए दी जाती है डेटरेंस कायम करने के लिए कि आइंदा ऐसी नापाक हरकत उस पाक सरज़मीन पर ना हो और कोई जुर्रत ना करे ऐसी हरकत करने को, तो हम इसको वेलकम करते हैं। जजेस वाला कौन सा था? क्या कोई काबीना ने कहा है, कोई मुतालबा किया कि डिक्लेरेशन जब जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, काबीना का मुतालबा कुछ नहीं है। काबीना कानून और आइन के पाबंद इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की रोशनी में एक्ट कर रही है, पाबंद है, और ये एक आइनी और कानूनी फरीज़ा इस वक्त हुकूमत का है। ये हुकूमत अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी होती तो उनको इस आइन और कानून के मुताबिक एक्ट करना पड़ता। और ये 8 साल का फ़ैसला, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है जो वो बनाकर इस वक्त बैठे हुए हैं। ये अकबर एस बाबर, इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मामला इन्वेस्टिगेशन 8 साल से जो ताख़ीर का शिकार था उस पर फ़ैसला आया है। ये आवाम को भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर फौरी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है उस्मान साहब किसी भी अपने मौक़िफ़ को पेश करने के लिए। आपने जहाँ 51 एडजर्नमेंट्स ली तो आप 51 जवाब ही जमा करा देते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन आपके पास क्यों कर जवाब नहीं था। आपने 8 साल फराल हासिल की इलेक्शन कमीशन से। आपने देखा, इसी मुल्क में देखा, इसी कानून के तहत देखा कि पाकिस्तान का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद ख़त लिख कर इन्वाइट करता है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसकी तहकीकात हों, और फिर एक वो इनकम अपने बेटे की कंपनी से जो तनख्वाह नहीं ली उस पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए एक कानून बनाया गया और उसको आउस्ट किया गया। यहाँ 351 कंपनियों से पैसे वसूल किए गए, फॉरेन फंडिंग ली गई, फॉरेन नेशनल से, फॉरेन कंपनी से और मकामी कंपनियों से, जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक जुर्म है। और ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट हो, और यही वो रूह है जिसके मुताबिक काबीना ने एक्ट किया है, आइन और कानून के मुताबिक एक्ट। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब काबीना इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दे रही हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज जारी है। इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन से पीटीआई के रहनुमा असद उमर खिताब कर रहे हैं। और वो पैसा इसलिए करते थे बैरूनी हुकूमतों की इमदाद देकर। इस दफा फिर कोशिश की गई कि बैरूनी दाखिले जरिए हराम पैसा इस्तेमाल करके बंद साजिशों से पाकिस्तान के मुस्तकिल कैसे किए जाए और पाकिस्तान की हुकूमत बनी जाए। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान तारीख में, और ये मैं आपको राजनीति का भी पेश करना चाहता हूँ, पहली दफा पाकिस्तान तारीख में हुआ है कि एक लीडर डरा, एक दलेर सच्चा लीडर डरा और उसने तमाम ताकतों को एब्सोल्युटली
और कौन खड़ी हो गई और कौन ने फैसला न सिर्फ सारे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी सुना दिया। और क्या फैसला सुनाया जिसकी आवाज F9 पाक से उठती है और जो बाइडन चाहती है गुलामी गुलामी। पाकिस्तान की कौम ने दिखाया है कि ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह के नीचे जमीन पर कोई सबसे बड़ी ताकत है, तो वो ताकत पाकिस्तान की आवाम है। वो कोई अरबपति लोग नहीं, कोई हराम पैसा खाने वाले सियासतदान नहीं, कोई इदारे नहीं। अगर कोई ताकत है जो पाकिस्तान के फैसले करेगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करेगी, पाकिस्तान के नौजवानों के फैसले करेगी, तो वो सिर्फ पाकिस्तान की कौम है। वो आप सब हैं। आप सबसे मैं अकीदत पेश करूं, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम अभी से चंद मिनट बाद ताना से बात करेगा।